के सामने अमलगमेशन, अमलगमेशन ये रहा आपके सामने। अब कल हमने इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 7 को हमने गहराई में देखा। यू रिमेंबर 230 क्या है? कैन यू प्लीज रिकॉल व्हाट इज सेक्शन नंबर 230? बोलो फिर। सर 230 ऐसा एक चैप्टर, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है यहां पे। बोलो क्या होता है इसमें? ये भी एक अरेंजमेंट है, पर एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यहां पे अमलगमेशन नहीं है, डीमर्जर नहीं है, एक्विजिशन नहीं है। तो सर बचता क्या है? बचता है डेट रिकंस्ट्रक्शन, बचता है कि कोई क्रेडिटर है जिसने अपने पैसे माफ कर दिए हो कंपनी को, या फिर कोई आदमी बोल रहा भाई मैं क्रेडिटर नहीं चाहिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, उसके बदले मेरे को शेयर चाहिए। ऐसे सारे लोग क्या करेंगे? दे विल गो फॉरवर्ड सेक्शन नंबर 230, है ना। अब बताओ, वैसे एक बात है, अगर आप मेरे क्रेडिटर हो, मैं आपका डेटर हूं, आपको मैं कम पैसे दे रहा हूं, ट्रिब्यूनल को क्यों बताना जरूरी है? क्या ये बात ट्रिब्यूनल को बताना जरूरी है? हाँ, बताना जरूरी है। जब भी दो कंपनी में कोई भी अरेंजमेंट हो रही हो, इसकी नोंद, इसकी जानकारी ट्रिब्यूनल को होना जरूरी है। बताओ बच्चों, यहां पे कौन से लोगों के बीच में प्रपोजल होंगे? कंपनी या क्रेडिटर, या कह सकते कंपनी या मेंबर। ये लोग प्रपोजल करेंगे, प्रपोजल जाएंगे इन तीनों के पास में। ये तीनों, ये दो प्रपोजल ये तीन लोग कर सकते हैं। किसको करेंगे? ट्रिब्यूनल को। मतलब तीन लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 कौन? क्रेडिटर कर सकता है, मेंबर कर सकता है, या कंपनी कर सकती है। फिर कंपनी क्या, ट्रिब्यूनल बोलेगा ऐसे नहीं, मेरे को एनसीओलिटी 1 दो, मेरे को एनसीओलिटी 2 दो, पूरी जानकारी दो, सब डेटा देंगे। 6 मंगवाया, कॉपी ऑफ द स्कीम मंगाया, इतने से काम नहीं चलेगा। और भी पूरे मटेरियल फैक्ट्स चाहिए, वो भी चाहिए, सब डेटा देना पड़ेगा। ये ठीक है, अब याद कर लेना है क्या क्या है। ये तो सब क्या है अभी मुझे भी पता नहीं है। इस चैप्टर के रूल्स नोटिफाई होने वाले हैं। अगर रूल्स नोटिफाई नहीं हुए ना, तो ये सब चीजें जो चिल्लर लिखे ना, एनसीएलटी 1 क्या, 2 क्या, 6 क्या, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हम लोग जिस राह पर अभी खड़े हैं, हमें खुद को ही पता नहीं है। नोटिफाई तो हुए, पर वो आईसीआई के एग्जामिनेशन में आएंगे। अमलगमेशन नया जरूर है, सेक्शन हमें सब सेक्शन है, रूल्स है या नहीं है, इसके ऊपर आईसीआई का अभी तक कोई खुलासा। ऐसा भी हो सकता है हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं और एग्जामिनेशन में या इतना नोटिफाई ना हो। ये सारा मटेरियल फैक्ट देंगे, साथ साथ में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल उसका भी डेटा देंगे। और अगर हम लोग कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, या फिर जिसका मतलब है आप वो कर रहे हो, विजय माल्या जैसा कुछ काम कर रहे हो, जहां पे सारे बैंक उसको कुछ माफ कर रही है, तो उसमें आएगा CAA1 लिखे। क्या लिखेगा उसमें? क्रेडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे क्रेडिटर्स खुद कह रहे हैं हम इनको माफ करने को रेडी है। ये सब डेटा जाएगा साथ में। और ये भी बोलेंगे हमने आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो किया है। ऑडिटर का भी जाएगा कि ये सब पैसा जब चला जाएगा किसको, विजय माल्या से पैसा जब किसको चला जाएगा, क्रेडिटर को, तो उसके लिक्विडिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा उसके बारे में। सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, अदर सिक्योर्ड। अदर मतलब कौन? जैसे जो बैंक अप्लाई कर रही होगी वो तो कर ही रही है, आपको समझ नहीं। मान लीजिए 4 बैंक है जो बड़ी बैंक है, वो अप्लाई कर रही है, काम करते हैं, हमारा जितना भी पैसा विजय माल्या के पास है उसका हम लोग 50% माफ कर देंगे। ये तो 4 बैंक बोल रही ना, बट देयर आर सेवरल मोर बैंक्स जो इसमें एप्लीकेशन में है ही नहीं, तो हमको ये भी लिख के देना पड़ेगा उनके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो सब डेटा कहां जाएगा? जाएगा ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा? फिर मीटिंग लो, और मीटिंग में क्या बोलेगा? कहां पे मीटिंग होना चाहिए, किसको नोटिस देना चाहिए, नोटिस कैसे आना चाहिए, एडवर्टीजमेंट होना चाहिए क्या, है ना। तो वो सारी चीजें जाएगी इसमें। कौन चेयरपर्सन होगा,
क्या कोरम होगा, सारी बातें होगी इसमें, डेट एंड टाइम क्या होगा। उसके बाद में क्या होगा, मीटिंग हो जाएगी। मीटिंग किसकी होगी, अच्छा मीटिंग की नोटिस किसको जाएगी, क्रेडिटर को जाएगी, मेंबर को जाएगी, और वो सारे जो अथॉरिटीज है, कौन सी अथॉरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेबी है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, इन सबको जाएगा। फिर मान लो फिर मीटिंग होगी, तो मीटिंग में बोलेंगे प्रॉक्सी भी आ सकता है, 48 आवर्स पहले उसने भी बोलना चाहिए। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव भी वोट कर सकता है, उसको भी 48 आवर्स पहले बोलना चाहिए। पोस्टल बैलेट से भी वोटिंग हो सकता है, 30 दिन के अंदर खत्म करना चाहिए। कितने लोगों ने हमें बोलना चाहिए, 3/4 वैल्यू में, और मेजर संख्या में कितने, मेजॉरिटी लोग जिनकी वैल्यू 3/4 से ज्यादा है। तो ये सब लिखा है। नोटिस किस में देना चाहिए, CAA2 में। और CAA1 क्या था, कि क्रेडिटर्स हम बोल रहे हैं कि हम लोग ने सब देखा है, हमें कोई आपत्ति नहीं इसमें, ये सब नोटिस देंगे ये सब। और अगर किसको नोटिस नहीं मिले तो वो नोटिस रजिस्टर ऑफिस में भी खुला रहेगा। अरे बोला था ये, इफ समबडी सेज कि आई हैव नॉट रिसीव नोटिस मीटिंग के बारे में, तो वहां पे भी जाके देखेगा, कहां पे, हाँ खत्म। उसके बाद में याद करो, जब आप नोटिस दोगे तो नोटिस में लिखना पड़ेगा कि ये नोटिस का, ये जो अगर ये अमलगमेशन हुआ या कुछ हुआ तो उसका कितना इंपैक्ट होगा। नंबर 2, स्कीम क्या है, वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये सारा डेटा किसको जाएगा, नोटिस में, ताकि लोग आसानी से वोटिंग कर सके, उनको प्रॉब्लम ना आए। और इसमें से अगर ये हुआ ऑब्जेक्शन, अगर इतने लोगों ने लिया तो फिर मीटिंग होगी नहीं। जैसे कितने लोग, डेटर्स केस में जो क्रेडिटर्स है उसके 5% या जो शेयर होल्डर है उसके 10% लोगों ने अगर ऑब्जेक्शन लिया, बोलो आगे, तो मीटिंग ही नहीं होगी। सभी जानते हैं क्या होगा इसके अंदर। और जैसे ये अप्रूवल हो जाएगा तो फिर चेयरपर्सन जाके सबमिट कर देगा ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। किस बारे में ऑर्डर करेगा, तीन दिन में रिपोर्ट सबमिट होगी और 7 दिन में वहां जाएगा चेयरपर्सन। फिर वो पिटिशन दाखिल करेगा कि मुझे जो भी बोला है वो, जो ये हमने मेजॉरिटी पास कर ली है। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अब ट्रिब्यूनल को, नहीं आप समझ रहे हो कि फ्लो कैसे आ रहा है। ट्रिब्यूनल ने पहले हाँ नहीं बोला, ट्रिब्यूनल ने बोला तुम मीटिंग करो, फिर हमने मीटिंग करके ट्रिब्यूनल को सबमिट कर दिया, हाँ भाई हमने हाँ बोल दिया। अब ट्रिब्यूनल इसके बाद में वो स्कीम देख के और वो अप्रूवल देख के अब ऑर्डर देगा कि करना क्या है, और ये ऑर्डर बाइंडिंग हो जाएगी। इज इट फाइन। किसको जाएगा 30 डेज में, आरओसी में रजिस्टर कर देगा, खत्म हो गया। वे पूरा एक बार स्टोरी देख लो, इसकी ब्रॉड लेंथ में देखेंगे तो हम लोग अगर जिसको भी मस्ती है, चाहे वो मेंबर को है, क्रेडिटर को है, कंपनी को है, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल को सब डेटा देंगे, एनसीएलटी 1 देंगे, 2 देंगे, 6 देंगे, स्कीम देंगे, मटेरियल डॉक्यूमेंट देंगे, सब दे दिया। फिर वो बोलेंगे तुम जाके काम करो, मीटिंग ले लो। फिर मीटिंग के लिए हम लोग नोटिस देंगे CA2 में देंगे, और नोटिस दे दिया, लोग आएंगे, और नोटिस साथ साथ में उन लोगों को भी दिया जो अथॉरिटीज है, और इंस्पेक्शन के लिए खुला भी रखा। तो चलो नोटिस हो गई, फिर मीटिंग हुआ, मीटिंग में 3/4 लोगों ने हाँ भी बोल दिया। फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं है, चेयरपर्सन जाके सबमिट कर देगा उसको, और सबमिट करेंगे तो बाद में ऑर्डर देंगे। तो पूरा अगर मान लो फिर आरओसी को देंगे, तो पूरा अगर देखेंगे तो वो गोल घूमता है ट्रिब्यूनल के आसपास ही। ट्रिब्यूनल ही इसका सेंटर पॉइंट है, ट्रिब्यूनल ही सब कुछ करने लगा रहा है। ट्रिब्यूनल बोलते ये करके तुम फिर मेरे पास आओ। फिर ट्रिब्यूनल ने आज जब हाँ बोल दिया हम आरओसी में जाके सबमिट कर देंगे। तो एक्चुअली कुछ नहीं है, ट्रिब्यूनल और आरओसी है, पर ट्रिब्यूनल ये सब कुछ करने लगाता है। ये सब कुछ जो हो रहा है यहां से लेके यहां तक, ये सब कुछ ट्रिब्यूनल की वजह से हो रहा है, वरना ये सब हो जाता तो अप्लाई करो, ऑर्डर दे दो। पर ट्रिब्यूनल कहता है कि तुम अप्लाई करने वाले लोग तो कुछ ही लोग हैं, सबका परमिशन भी तो होना चाहिए। और इनको भी पूछ लो, कौन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है उनको भी कोई ऑब्जेक्शन है। तो इसी के साथ में 230 खत्म हो गया। अब 231 आप सभी जानते हो क्या है, कुछ नहीं, जो अमलगमेशन का आपने या फिर जो भी अरेंजमेंट आपने साइन किया होगा वो चेक करेगा। क्या चेक करेगा, कि जो भी मैंने बोला था वैसा हुआ है कि नहीं, और कभी कुछ नहीं होता है तो डायरेक्शन भी दे सकता है। और अगर उनको लगा कि ये क्रेडिटर का पैसा देने में असफल है, जैसा स्कीम बनाया था वैसे हिसाब से देते ही नहीं पैसे, तो उसको वाइंडिंग अप दे देंगे, हो गया। लिखा है, चेक कर लो एक बार, बराबर है। 2 बातें याद रखना, सुपरवाइज करेंगे और उनको लगता है कुछ सही नहीं चल रहा तो दे मे गिव आउट डायरेक्शंस आल्सो। तो 230 समझ गया।
दोस्तों 230 एक अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है। 232 जो इसके बाद आएगा वो एक ऐसा अरेंजमेंट है, वो एक ऐसा अमलगमेशन है, ऐसा डीमर्जर है, ऐसा एक्विजिशन है जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, है ना। तो 232 तो स्ट्रेट है, वो ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, सब कुछ वैसे ही होगा। अब की बार बताओ क्या क्या होगा। अप्लाई किसको करेंगे? वापस ट्रिब्यूनल को ही करेंगे। ट्रिब्यूनल क्या देंगे? वो सब वैसे देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 6 देंगे, स्कीम देंगे, पूरा मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे, सब कुछ वैसे। अब क्या होगा? वो बोलेंगे मीटिंग कंडक्ट करवा लो तुम। और अब की बार मीटिंग किसकी होगी? 2 मीटिंग होगी अब की बार। कौन सी? मेंबर्स की भी होगी, क्रेडिट एंड हो, दोनों की भी मीटिंग होगी। और साथ साथ में यहां पे एक चीज है, 3 से लेके 3 मतलब क्या था? 4 5 6 6 पूरा 3 4 5 6 पूरा फॉलो करना पड़ा। 3 मतलब क्या? आपने नोटिस भेजना चाहिए। 4 मतलब आपने इतने लोग वोट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। कितने लोग वोट कर सकते हैं? 3/4 कर सकते हैं। 5 में आपने बोला कि अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर दो। अरे वाह ना। और 6 मतलब क्या है? वो अप्रूवल में कितने लोग चाहिए? 3/4 लोग चाहिए। 3/4 लोग जो मेजोरिटी में। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ये सब बनाया था। एक बार देख लीजिए, ये 3 से लेके 6 की जो पॉइंट्स है वो इसको भी एप्लीकेबल है। नोटिस ऐसी भेजना पड़ेगी, CAA2 में प्रॉक्सी जाएगा, इनको भी बोलना पड़ेगा, ये सब होगा। ओके फाइन। और अब क्या होगा? ये जो होने के बाद में आपने ट्रिब्यूनल को बोला कि ट्रिब्यूनल हमने सब कुछ करा जैसा तुमने कहा था, फिर ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा? आपको पता नहीं ये जो ऑर्डर्स है ये पहले वाले 230 की ऑर्डर हो ही नहीं सकती। यहां पे बोला है अब सारी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की थी वो ट्रांसफर की बन जाएगी, और ट्रांसफरी कंपनी अब उनको बदले में शेयर देगा, कैश देगा, डेट देगा। इनकी लीगल प्रोसीडिंग अब इसकी हो जाएगी। ये सारी चीजें ऑर्डर थी, पर ये 230 की हो ही नहीं सकती, बिकॉज 230 में ये सब हो ही नहीं सकता। वहां तो डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम चल रहा है। समझ गया क्या? और क्या बोला है? पुरानी कंपनी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। पर वाइंडिंग अप करने की आज हम लोग वाइंडिंग अप स्टार्ट करेंगे, पर वहां पे वाइंडिंग अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। और यहां पे क्या लिखा है? जो डिसेंट है, डिसेंट मतलब क्या? जो लोग वो इस 3/4 वाली जो स्कीम को फॉलो नहीं कर रहे, जो 1/4 है, तो उन लोग को हमने कैसे मैनेज करना चाहिए उसके बारे में भी ऑर्डर आएगा। और ऑर्डर देने के बाद में कुछ नहीं हो गया, खत्म। ऑर्डर देने के बाद में क्या होगा? वापस वही होगा, ROC को इन्फॉर्म कर देंगे। इधर ओके। और यहां पे इतना ही नहीं, हम लोग जाके अब ट्रिब्यूनल को यहां पे भी पिटीशन फाइल करेंगे। कौन फाइल करेगा? चेयरपर्सन। ये चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल की जब मीटिंग चलेगी तो तुम ध्यान रखना वहां पे स्क्रूटिनाइजर भी होगा। इज इट फाइन विद ऑल? हो गया। 30 में बोलो क्या है? ट्रांसफर नहीं है, वो सिर्फ अरेंजमेंट है। 32 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर, 31 में सुपरवाइज करेंगे। 33 क्या लिखा? 33 में देखो, मर्जर और अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनी। आपको पता नहीं ये फास्ट ट्रैक है? फास्ट ट्रैक क्या? फास्ट ट्रैक बोलो। ये फास्ट ट्रैक है यहां पे। ये एक तो 2 स्मॉल कंपनी के बीच में अगर अमलगमेशन मर्जर हो रहा होगा, स्मॉल कंपनी का मतलब था सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 85 के हिसाब से जो कंपनी जिसका टर्नओवर इज नॉट ग्रेटर देन 2 करोड़ और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख, तो ऐसे कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल कंपनी। उनके दोनों में अगर मर्जर हो रहा होगा या फिर कोई होली ओन्ड कंपनी को एक्वायर कर रहा होगा, दोनों में से अगर एक भी केस हो जाती है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज ये लोग भी वैसे 232 का रास्ता अपना सकते हैं। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। अगर ये लोग चाहते हैं तो 232 का रास्ता अपना सकते हैं, पर इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज है वो 233 नहीं ले सकती। तो ऐसे 2 टाइप की कंपनी को 2 ऑप्शन अवेलेबल है। कौन से? 32 भी अवेलेबल है, 33 भी। पर अगर 33 की बात करूंगा तो ये देना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है। उसके बाद में क्या होगा बोलिए? ROC या तो क्या कर रहे हैं? ट्रिब्यूनल के पास गए नहीं, डायरेक्ट इन लोगों से ऑब्जेक्शन मंगवाते हैं और उस ऑब्जेक्शन को लेकर हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग में 90% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। अरे बोलो यार। अब बताओ यहां पे उसके बाद में क्या होगा? क्या बोलते हैं? 90% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। आगे बोलो। क्रेडिटर की मीटिंग होगी, उसमें भी 90% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए।
उसके बाद बोलिए। हो जाएगा, हो गया अभी ये सब। अब बाद में अब जगह देखो, इन्होंने जो ऑब्जेक्शन लिए थे ना उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके ऑब्जेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हमने मीटिंग ली थी और हमने सब कुछ माना है, हम आपको सबमिट करेंगे। फिर अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया फिर भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अप्रूव कर देंगे, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। पर अगर वो उन्होंने बोला कि नहीं पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो ट्रिब्यूनल, फिर ट्रिब्यूनल आपको 232 वाला रास्ता अपनाने लगेगा। या फिर वो बोलेगा, ट्रिब्यूनल बोलेगा यार ये भी नहीं मान रहा वो भी नहीं मान रहा, एक काम करो तुम नॉर्मल रास्ते से आओ, मैं आपको लेता हूं 232 में। समझ गए? और अगर मान लीजिए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि आपने स्कीम दिया और स्कीम अप्रूवल हो गया, किसने? आरओसी ने, ओएल ने हाँ बोला, बोले ठीक है अच्छी बात है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खत्म ही हो गया। वैसे भी आपको ट्रिब्यूनल के पास जाना है, सीजी के पास जाना है, सीजी ने हाँ बोल दिया तो ट्रिब्यूनल के पास जाना है, ट्रिब्यूनल ने हाँ बोला तो आपको आरओसी में सबमिट करना है। समझ गया ना? नहीं बोलने पर क्या होगा मालूम है? सेक्शन 232 वापस चलेगा। किसने किसने नहीं बोला? तो इन तीनों में से किसने नहीं बोल दिया और बाद में सीजी भी नहीं बोल रहा है, मान लो इन तीनों ने नहीं बोला और सीजी ने हाँ बोल दिया तो कुछ बात नहीं, फिर भी फाइनल है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बोलना जरूरी है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर वो बोलता है पब्लिक इंटरेस्ट में तो दैट्स ऑल फाइनल। मतलब यहां पे हायर अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाँ जी, हाँ ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे ना, ट्रिब्यूनल तो ट्रिब्यूनल से फाइनल कर रहा है, उसको अप्रूव कर देगा, आपको सबमिट करना आरओसी में जाना है तो ही पिटिशन तो दाखिल करना ही पड़ेगा। पर अगर मान लो उन्होंने नहीं बोला तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बोला, फिर ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे और ट्रिब्यूनल बोलेगा तुम आओ अब, पर अब की बार पूरा घूम के आओ, अब वैसा वैसा सब करो। हाँ जी बोलिए। हाँ तो ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। ये चैप्टर ही एनसीएलटी है, देखो ना लिखा है। जाना किधर है देखो ना, अगर इट इज नॉट इन पब्लिक और ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी है तो कंफर्मेशन दे दिया कंपनी को, और कंपनी को कंफर्मेशन देने के बाद में भी क्या किया है, समझा क्या आपको? हाँ ट्रिब्यूनल के पास तो जाना ही पड़ेगा। कोई भी चीज का अंत ट्रिब्यूनल से होगा, जब तक ट्रिब्यूनल की मोहर नहीं लगती फाइनल नहीं होगा। सर ओके ठीक है, ये बताओ क्या होगा? अच्छा ये बताएंगे, अगर मैं इस अमलगमेशन की बात करूंगा और 232 में करूंगा तो 232 में रास्ता कैसा उल्टा है। 232 में कैसा, ट्रिब्यूनल आएगा और ट्रिब्यूनल बोलता तुम मीटिंग करो, ये करो वो करो, फिर होता है। इसमें ट्रिब्यूनल की पिक्चर में ही नहीं है। पहले क्या करना है, आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, इनके ऑब्जेक्शन, आरओसी इनके ऑब्जेक्शन मंगवाएंगे, उनके ऑब्जेक्शन को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग करेंगे, और जैसे मीटिंग होगी वापस दे देंगे। ये थोड़ा शॉर्टकट रास्ता है, ट्रिब्यूनल पिक्चर में नहीं। ट्रिब्यूनल बाद में से भी अप्रूवल देगा, अच्छा हो गया, सबने हाँ बोल दिया कि चलो मेरी तरफ से भी हाँ। मतलब कोर्ट की चक्कर नहीं काटना आपको बार बार। अगर आप देखोगे यहां पे तारीख नहीं है, कोर्ट में जाओगे तो लंबा लंबा प्रोसीजर है। अगर मान लो सीजी को भी प्रॉब्लम नहीं है, ओएल को प्रॉब्लम नहीं है, आरओसी को नहीं, तो ट्रिब्यूनल बोलेंगे ठीक है मेरी तरफ से डन है, आरओसी में सबमिट कर दो। तो अगर आप देख रहे हो वो स्लाइड में आपको इतना बड़ा लग रहा है, पर अदरवाइज देखो ना कुछ हुआ ही नहीं है। देखो कुछ नहीं किया, इन्होंने जो ऑब्जेक्शन बोला इसके हिसाब से मीटिंग हुई, वापस उन्हीं को सबमिट कर दिया, देखो भाई तुमने ऑब्जेक्शन बोला था खत्म कर दिया, और फिर बाद में सीजी को दे दिया, और सीजी ने हाँ बोलने के बाद में ट्रिब्यूनल को दे दिया। तो सीक्वेंस अगर देखोगे इसमें तो वो 3 लोग हैं, फिर मीटिंग है, मीटिंग में वापस वही 3 लोग हैं, फिर उन्होंने हाँ बोल दिया सीजी, सीजी के बाद में ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के बाद में आरओसी। पहले इसमें वो ट्रिब्यूनल कितना घुमाता है, मुझे ये लाके दो, मुझे वो लाके दो, मुझे एनसीएलटी 1 चाहिए, 2 चाहिए, स्कीम चाहिए, दुनिया चाहिए, वहां पे बहुत डिटेल में है, पूरा मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करो। वैसे भी ये क्या है, ये दोनों को फास्ट ट्रैक क्यों करा है, क्योंकि पहले तो छोटी कंपनी है, तो वैसे भी क्या गलत होने से, और मैं अपनी होली ओंड को एक्सेप्ट कर ही रहा हूं, तो वैसे मेरी होली ओंड है, मेरा मर्जर ही होली ओंड के साथ में हो रहा है, तो उसमें अगर जाकर भी अगर मैं गलत काम कर भी लूंगा तो मेरा ही गलत होगा। मान लो मेरा बेटा अगर मैं उसका गलत करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे साथ ही गलत होगा। तो इसलिए 2 बातें लिखी हुई, समझ गए? हो गया। एक बार देखो क्या लिखा है दोस्तों। 232 जो होता है वो सारी कंपनी के लिए होता है, 233 जो है वो
स्मॉल कंपनी, और हम अगर अपनी होली ओन्ड को एक्सेप्ट करते तब 234, याद है आपको ये कुछ? फॉरेन कंपनी। दोस्तों अगर एक्विजिशन करने वाला आदमी अगर फॉरेन कंपनी हो तो पहले जमाने में वो एप्लीकेबल नहीं था 1956 में कि हमारी कंपनी को एक्वायर करने वाला कोई ऐसा ना हो जो बाहर का हो। पर 2013 का एक्ट कहता है अब की बार एक्विजिशन करने वाला और मर्जर आपका फॉरेन कंपनी से भी हो सकता है। पर अब की बार फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन कुछ अलग है। एनी कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग व्हाट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड। प्लेस ऑफ बिजनेस हो भी सकता है नहीं। जैसे वोडाफोन ने अगर आइडिया को एक्वायर किया, अलाउड है, पहले जमाने में अलाउड ही नहीं था। वोडाफोन और आइडिया मतलब ट्रांसफरी कंपनी जो था, ट्रांसफरी कंपनी फॉरेन कंपनी बोलकर अलाउड नहीं थी। अब बोलते हैं वो भी हमको खरीद सकते हैं, हम उनको खरीद सकते थे, पहले भी अलाउड था। टाटा ने कोरस को तो पहले ले लिया था, 1956 ने अलाउ किया था। मतलब हम कभी भी ट्रांसफरी कंपनी और एक्वायर थे, पर उल्टा वो अलाउड नहीं था। वो वाले आएंगे और इंडिया, तो ये पता है कि ये सब तो काम गलत हो रहा है, क्योंकि जब आप किसी बाहर वाले को अपनी कंपनी बेचोगे तो भारत से बहुत पैसा बाहर जाएगा। इसलिए आरबीआई की गाइडलाइंस के फॉलो के ऐसा आपको स्कीम बनाना पड़ेगा और आरबीआई को देना पड़ेगा। फिर आरबीआई बोलेगा मेरा गाइडलाइंस इन्होंने फॉलो किया है, फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे 230 और 232 में लिखा हुआ है। चेक करो, इनको बोलना पड़ेगा कि हमने जो स्कीम बनाई है वो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से बनाई है। फिर आरबीआई बोलता ठीक है आपने सही बनाया है। फिर अगर आरबीआई ने हां बोल दिया तो ये पेमेंट कैसा देना, आईडीआर में पैसे देना है या कैश में देना है, कैसे देना है, वो कौन बोलेगा? आरबीआई। और ये वैसा करने को रेडी होंगे तो फिर अप्लाई वैसे ही होगा। अगर वो नॉर्मल अरेंजमेंट होगी तो 230 में जाएंगे, अगर वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा 232 में जाएगा। और क्या बोला है, ये जो भी काम हुआ है, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट बना है, इट शुड बी डेवलप्ड एज पर व्हाट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। समझ गए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। यहां पे बताओ क्या अलग है? सिर्फ ये अलग, आरबीआई बस, बाकी तो वैसे ही करना पड़ेगा। मतलब ये जो पहले जमाने में ये करना पड़ रहा था वो तो करना ही पड़ेगा आपको, ये एडिशनल प्रोसेस है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। 234 बताओ बच्चों अभी तक क्या क्या हुआ हमारी जिंदगी में? 230 में क्या हुआ? अरेंजमेंट हुआ है ऐसा जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। 231 में जो भी हमने हां बोला है ट्रिब्यूनल चेक करेगा कि वैसे ही हो रहा है। 232 में दोस्तों अब की बार अरेंजमेंट होगा, अब की बार ऐसा अरेंजमेंट होगा जहां पे प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो रही है। 233 में कम ऑन एवरीबॉडी, अब की बार सर्टेन कंपनीज के बीच में अमलगमेशन हो रहा होगा, जैसे कि छोटे दो कंपनी में या फिर मैं होली ओन को। और 234 में अगर हमारा मर्जर एक्विजिशन अगर फॉरेन कंपनी के साथ में हो रहा होगा तो ऐसी केस में आपको आरबीआई के विशेष रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आरबीआई को ही पूछना पड़ेगा। बाकी जो प्रोसेस 230-32 की तो फॉलो करना ही पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? यस दोस्तों, आप सभी जानते हो मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूं मैं। अमिताभ बच्चन ने रेखा को एक्वायर किया था, याद करो दोस्तों, मैं क्या बोल रहा, याद है कुछ? 4 महीने के लिए आपने ऑफर ओपन करी थी। 4 महीने के दौरान कंपनी के 90% वैल्यू से ज्यादा लोगों ने हां बोल दिया। अब इस 90% लोगों ने हां बोल दिया या 92-95 ने हां बोल दिया, बचे जो 5% लोग हां नहीं बोल रहे, उन 5% लोग जो नहीं बोल रहे हैं उनकी वजह से हमारा होली ओन्ड बनने का सपना अधूरा रहेगा। हम उसको चाहकर भी अपनी होली ओन्ड नहीं बना सकते। तो 4 महीने के नोटिस के बाद में मैं 2 महीने के अंदर मैं बोलूंगा तुम्हें मेरा बनना ही पड़ा, तुझे अपना बनाने की कसम खाई 2 महीने के अंदर। और 2 महीने के अंदर अगर अमिताभ ने उनको नहीं बोला तो समझ जाना 5% हमारे कभी नहीं हो सकते। पर अगर उन्होंने बोला तो उस नोटिस देने के बाद में उनको हां बोलना जरूरी है। अगर उनको अभी भी लगता है अमिताभ जबरदस्ती कर रहा है तो वो नोटिस जिस दिन मिलेगी उसके 30 दिनों के अंदर, बोलो जल्दी से, और ट्रिब्यूनल हमको चाहकर भी आप अमिताभ के नहीं बना सकते, हमारे पास रीजन है हमें क्यों नहीं बनना। और ट्रिब्यूनल बोलता तुम सही कह रहे हो, तो अमिताभ का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। और ट्रिब्यूनल ने मान लीजिए इनकी साइड नहीं ली और बोल दिया अमिताभ तुम इनको एक्वायर कर लो, तो अमिताभ एक नोटिस भेजेगा और किसको बोलेगा?
एक कंपनी, अब की बार रजिस्टर में 5% छपरी लोगों का नाम हटा दो, हमारा नाम डाल दो, उसके बाद बताओ क्या होगा? उसके बाद में विद इन 30 डेज वो पैसा देगा कंपनी को, और कंपनी उसके 60 दिनों के अंदर जिन जिन लोगों का पैसा था उनके नाम पे, जिन जिन लोगों के शेयर थे उनके नाम पे पैसे ट्रांसफर करेगा। एक बार जरा स्क्रीन पे अच्छे से देख लीजिए, शायद से आपको कोई कंफ्यूजन हो तो देख लीजिए। ये होली ओन्ड बनाने का सपना है, होली ओन्ड। ओके, शुड आई प्रोसीड फर्दर एवरीबॉडी? समझाया नहीं? और मैंने इसको फेसबुक पे डाल दिया है सारी, आपने डाउनलोड किए क्या? आप मेरे फेसबुक पेज पे आएंगे तो समझेगा। और जितने वर्चुअल देख रहे हैं मुझे ग्रुप में ऐड करिए, मैं आपको आपके ग्रुप पे भेजता हूं, बस आप मुझे ऐड करिए। अच्छा, आपके ग्रुप पर डालता हूं, मैंने आपके ग्रुप पर नहीं डाला, आज डाल देता हूं। एनीवेज, क्या बोला? ये पीपीटीज आपके किताबों में नहीं है, और जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वक्त, वो लोग भी जान ले, मेरे पेज पर जाकर आपको इसको डाउनलोड करना है। अगला सवाल, ओ माय गॉड, व्हाट्स दैट? 235, 36 तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं था दोस्तों। 235 के बाद में 237 जो है उसको मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैं वो पहले लेता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया। 237 में देखते कितने लोगों को याद आएगा। ओ माय गॉड, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण। ऐसा लगता है दोनों अकेले में अच्छे नहीं लगते। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी लगता है दोस्तों दो कंपनियां जो है इनका अकेले में रहना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट दोनों को बोल सकती तुम क्यों नहीं अपना एक दूसरे को बना देते? वाई डोंट यू कम टुगेदर? वाई डोंट यू अमालगमेट योरसेल्फ? इफ दे थिंक दैट एक टायर बनाने वाली कंपनी और एक कार बनाने वाली कंपनी दोनों का अकेले में अस्तित्व सही नहीं है, वाई डोंट यू बोथ कम टुगेदर? समझ गए? तो इसलिए क्या बोल दिया, जब गवर्नमेंट बोलेगा तो इनको साथ में आना पड़ेगा। फिर बताओ, जो केसेस रणवीर पे चल रही है वो केसेस दोनों की हो जाएगी। इन्होंने जिन जिन से उधारी पे पैसे लिए वो भी दोनों के हो जाएंगे। इनके क्रेडिटर इनके लीगल प्रोसीडिंग अब इनकी लीगल प्रोसीडिंग बनेगी। पर आज समझ सकते हो ऐसे डिसीजन से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, इंसान रो रहा है, इनकी आंखों में देखिए, कौन है ये रोलू? कौन है ये? मैं भी इसमें से एक हूं, इनके बाजू में मेरी भी फोटो लगा दो। मैं नहीं चाहता हूं किसी और की होना चाहिए, पर क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं। दोस्तों दोस्तों ये लोग जाके किसको बोल सकते हैं? हे ट्रिब्यूनल, कैसे तुमने इसको इसका बना दिया? वो तो मेरी थी। अब जब ये ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे तो ट्रिब्यूनल बोल सकता है, ट्रिब्यूनल बोल भी सकता है। क्या बोलेगा ट्रिब्यूनल? क्या दिखा तुझे दीपिका में? कितने दिन में अप्लाई करेगा वो? 30 दिनों में। कौन से 30 दिनों में? जिस दिन से अमलगमेशन हुआ है। समझ गए? और फिर क्या लिखा है, ये जिस दिन से जब ये मालूम चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है तो 30 दिनों के अंदर क्या कर देना चाहिए। पर जब तक फिर ये अपील करने के, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक ये अमलगमेशन फाइनल नहीं, ऑर्डर फाइनल नहीं होगी। वही लिखा कॉपी। और क्या लिखा, बिफोर द एक्सपायरी अपील कुछ नहीं होगा, अपील खत्म होने के बाद ही अमलगमेशन होगा फिर। और ये जो जब ये करना होगा, आपको लगता नहीं इसकी नोटिस हर कोई इंटरेस्टेड पार्टी में जाना चाहिए? आपको नहीं लगता दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ गवर्नमेंट फैसला लेगा उसकी नोटिस हर कोई क्रेडिटर को जाना चाहिए, हर कोई उस मेंबर को जाना चाहिए जो इस फैसले से संबंधित है, सबको भेजेंगे। और साथ साथ में जो भी क्रेडिटर और जो भी शेयर होल्डर जो सजेशन देंगे, क्या उनके सजेशन को भी मद्देनजर रखते हुए ये ऑर्डर निकलना चाहिए? अरे बोल रहे ना? यस, ओवर। ये अधिकार किसको दिया है? आपको तो नहीं, फोर्स इसके अंदर, फोर्स। गवर्नमेंट अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। दो कंपनी को नहीं लग रहा फिर भी उनको अमलगमेंट होना है। सिर्फ उनको बोला है जिसको दर्द है वो अप्लाई कर सकता है। क्या बोल रहा है? किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है,
मतलब भारत सरकार को यह पावर मिली है कि वो जब भी उनको लगता है दो कंपनी को अकेले में तड़पना ठीक नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा नहीं है, उनको अमलगमेशन करवा देंगे। दोस्तों आप सभी समझ सकते हो क्या पढ़ा है यहां पे, ये पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था इसमें? रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ द स्कीम इन्वॉल्विंग व्हाट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये 235 से संबंधित है। 235 में आपने रेखा और अमिताभ की बात की है, वहां पे डिसेंटिंग शेयर की बात की थी, आपने उनके ऊपर जबरदस्ती किया, अमिताभ को बोला तो नोटिस दे दे, उनके शेयर्स को हड़प लो। पर साथ ही साथ आज की बात में अमिताभ को जब भी काम करना होगा, अमिताभ को यह भी लिख के देना पड़ेगा कि वो कितने दिनों में, हाँ बोलो बच्चों, कितने दिनों में इनके पैसे दे देगा। अगर इस स्कीम में पैसों के बारे में जानकारी नहीं है, अगर यहां पे डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है, तो अमिताभ एक्विजिशन, क्योंकि हो सकता है अमिताभ अब बदले की भावना में काम करे, क्योंकि तुम ही वो डिसेंडिंग हो जिन्होंने मुझे हां नहीं कहा था। तब क्या करेंगे, पहले शेयर होल्डर्स के तो नाम हट जाएंगे और अमिताभ का नाम आ जाएगा, और पैसे तो बाद में जाना है, तो अमिताभ से ये भी लिखवा के लेंगे कि पैसे कितने, लिखा ना, डिस्क्लोजिंग द स्टेप्स इट हैज टेकन टू इंश्योर दैट द नेसेसरी कैपिटल ऑल्सो सबमिट टू द आरओसी, और आरओसी फिर एक्सेप्ट भी करेगा और रिफ्यूज भी करेगा, और रिफ्यूज कर दिया तो कम्युनिकेट कर देगा पार्टी को। आप सभी जानते हो ये जो बात है, ये बात किसको सबमिट करना है? आरओसी को सबमिट करना है। किसको? आरओसी को। मतलब आरओसी, व्हाट आरओसी विल इंश्योर कि अमिताभ जो काम कर रहा है, बोलो यार जल्दी से, ही विल पे द मनी। ये क्या है मालूम क्या है आपको? जब मैं पढ़ा था, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, जरा आप इन सब चीजों को वापस पढ़िए। क्या लिखा है दोस्तों? जब 1956 का एक्ट हुआ करता था, यह टाइप का प्रोविजन नहीं था। यह प्रोविजन आपकी बार आया, उसकी वजह भी मैंने आपको लिखी थी सामने। क्या लिखा है ये? ऐसी कोई भी चीजें आपकी किताब में अवेलेबल नहीं। ये मेरा खुद का एनालिसिस, आप जरा स्क्रीन पे देखिए, आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते इसको लाया गया। टू प्रिवेंट व्हाट, मैल प्रैक्टिसेस। मतलब पहले जमाने में क्या होता था, अमिताभ ने ले लिया, उसको एक्वायर कर लिया, तो बाद में पैसे देंगे नहीं देगा, क्या भरोसा? आप बोला है भाई तू लिख के भी दे दे कि तू कितने दिनों में इन बेचारों के पैसे देगा। लगा है वहां पे, स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है। द नीड फॉर चेकिंग द मैल प्रैक्टिस इन रिलेशन टू टेक ओवर ऑफर्स एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर अंडर द स्कीम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी, ठीक है, विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग सच मैल प्रैक्टिसेस। समझा क्या? मतलब क्या मैल प्रैक्टिस हुआ करती थी पहले? शेयर्स तो ले लिए, पैसे नहीं दे दिए। It is considered necessary to take effective measures on the lines suggested in the said report to ensure that the adequate information is disclosed in what? अमिताभ जब ये बोलेगा मुझे उनकी एक्विजिशन करना है, तो अमिताभ को ये भी बोलना पड़ेगा कि मैं कितने दिनों में इनका पैसा लौटा दूंगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपके सामने आ रहा है सेक्शन नंबर 239। मंजिल से सिर्फ 2 सेक्शन दूर, 2 सेक्शन के पश्चात दिस चैप्टर विल बी ओवर, और उसके बाद में शुरू होगा एक नई दास्तां जिसका नाम है वाइंडिंग अप। आप सभी लोग को जानकर खुशी होगी, वाइंडिंग अप इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, जिसके नंबर ऑफ पेजेस आप देख सकते हो, और ये वैसा चैप्टर है जिसके नंबर ऑफ सेक्शन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। कौन से सेक्शन पे चालू होता है? 270, बीच में नहीं, सब है, वही तो बोल रहा हूं, सब है, पूरा नोटिफाइड है। कितने मार्क का, ऐसे मत पूछो। तो कब से चल रहा? 270 से 300, 378, 108 सेक्शन है। अब आपको समझ रहे होगा बैच का ड्यूरेशन क्यों बढ़ेगा। ये मत पूछो कितने मार्क्स के लिए आएंगे। आप ऑप्शन छोड़ना है, ऑप्शन छोड़ नहीं सकते आप कुछ भी लॉ में। पहली बात तो जो ऑप्शन में छोड़े वो तो आता ही नहीं, और जो पढ़ा है उसमें से भी कुछ डिफिकल्ट आता है। नहीं नहीं, नहीं रिस्क लेना ही नहीं है। ये वाइंडिंग अप में 10 से 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे राजा। 2 क्वेश्चन घुसेड़ दिए 6-6 मार्क के तो लग गए तुम्हारी, और वो भी कैसा था, एबीसी आता है, इसमें देंगे 6 मार्क, उसमें देंगे 6 मार्क। आपको यही समझाएंगे नहीं उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करूं क्या नहीं करूं। वॉल्यूम बहुत बढ़ा दिया लॉ में उन्होंने, मतलब ये डीटी आईडीटी के बराबर का वॉल्यूम हो गया इसका।
पहले कहते सेक्शन नोटिफाइड नहीं थे रे, इतने सेक्शन थे ही नहीं। एक्चुअली लॉ नहीं बढ़ा, नंबर ऑफ एक्ट्स उतने ही है। एक एक्ट बड़ा सिर्फ कौन सा है वो, बैंक्रप्सी। ये सेक्शन कितने नोटिफाइड कर दिए। चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ो, श्रद्धा रखिए, वाइंडिंग अप में भी आगे जाएंगे, सिर्फ वक्त लगेगा। मुझे वर्चुअल वालों आप ये भी मत पूछना कि नंबर ऑफ लेक्चर्स इतने बढ़ रहे, कितने होंगे मुझे भी नहीं मालूम। अलाइड लॉ को बोल सकता हूं कितने होंगे, 20-21 लेक्चर, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ज्यादा, उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट है, इधर बहुत है। क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है ना ये, तो जो जो सेक्शन तब नोटिफाइड नहीं होते, और ये जो अलाइड लॉ में कंपनीज एक्ट नहीं है, अलाइड लॉ में दुनिया भर के एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, आईओएस है, उसमें कुछ इतना नोटिफाइड वगैरह कुछ नहीं, फेमा है, सिक्रा है, सेबी है, उसमें इतने अमेंडमेंट नहीं है, उसमें भी है, इतने लेवल के नहीं है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आ रहा है आपके सामने सेक्शन नंबर 239, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। क्या लिखा दोस्तों, सुनने की बात है, विदाउट टेकिंग द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट ट्रांसफर ऑफ कंपनी शॉल डिस्पोज। ट्रांसफर मतलब क्या, जिसको हमने खरीद लिया है वो कंपनी अपने बुक्स को मिटा नहीं सकती जब तक। आप सभी को ये सेक्शन को पढ़ना होगा 128 के साथ में। 128 जब सेक्शन आपने पढ़ा था भाई और बहनों, आपने लिखा था 8 सालों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करना होगा। सवाल जब उठता है, यहां पे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को जब तक आप पूछेंगे नहीं है, ट्रांसफर कंपनी बोलता है मुझे तो, मैंने तो भेज दिया अपने आप को, तू बिक गया हो, तेरे किताब ऐसे रहना चाहिए। मतलब कोई भी कंपनी कांड करेगी, अपने आप को बेच देगी, सिंपल नो। और जो उसने गंदे काम किए, मतलब उसने कभी टैक्सेस में कुछ प्रॉब्लम किया होगा पहले जमाने में, 2008 से उसने प्रॉब्लम किया, 2009 में अपनी कंपनी को बेच दिया। फिर तो ऐसा हर कभी कंपनी क्या करेगा, सर्विस टैक्स नहीं भरेगा, इनकम टैक्स नहीं भरेगा, कुछ नहीं करेगा, और बोलेगा मेरी कंपनी बिक गई। और फिर कंपनी उसको नोटिस निकालेगा, आरओसी नोटिस निकालेगा, इनकम टैक्स, बोले मुझे क्यों नोटिस, अब तो मेरे कंपनी का अस्तित्व भी नहीं है। वो बोलता है बुक्स, बुक्स भी अभी भी मेंटेन करना पड़ेंगे, वरना हम लोग चलो एक काम करते। आपने बोला ना जो ट्रांसफरर के ऊपर जो केस लगती है वो ट्रांसफरी को संभालना पड़ेगा, तो चलो सारी नोटिस अब ट्रांसफरी को आएंगी। पर ट्रांसफरी कंपनी क्या बोलेगा, इंक्वायरी जब आएगा 206 का, यू आर सपोज टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट। बुक्स ही नहीं मेरे पास, तो आप मेरा अमल में सुना, यहां पे लिख के दिया, ये सेक्शन पहले था ही नहीं, इसलिए तो प्रॉब्लम हो रही, केसेस सॉल्व नहीं हो रही ना। सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए ना भाई, कैसे सॉल्व होगी केसेस। इसलिए बोल रहा है कि आपको अगर किताबें फेंकना होगी तो इजाजत लगेगी किसकी, हां, सीजी मे अपॉइंट पर्सन टू एग्जामिन द बुक्स एंड पेपर्स। सीजी पहले चेक करेगा, उसके सारे किताबों को चेक करेगा, और फिर बाद में डिसाइड होगा इसको फेंकने देना है कि नहीं फेंकना है। सेक्शन और है, बोलो भाई, एक बार बोल दो क्या लिखा है, नो बुक्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ अनलेस यू टेक द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसे इंसान को अपॉइंट करेगा जो चेक करेगा। हाँ, क्या चेक करेगा भाई, जो चेक करेगा इसमें से, अब हो सकता है ना वो हजारों भी किताबें, वो बोलेंगे यार ये नहीं, चलो ये फेंक दिया, चलेगा ये रहने दो, वो आके चेक करेगा, ये रहने दो, वो मत रहने दो, ये रहने दो, मत रहने दो, ठीक है। पर अब इसको पढ़ना पड़ेगा एक क्लैरिटी के साथ में, जिसको पढ़ेंगे हम लोग 239 को पढ़ेंगे साथ साथ में, देखना क्या लिखा है इसमें, बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा यहां पे। देखिए क्या लिखा है, द सेक्शन 6 प्रोवाइड that no company which has been amalgamated or whose shares have been acquired by another company shall dispose of their books of accounts and papers without the prior notice of, किसके भाई, जब तक उनका परमिशन नहीं आता। सीजी में अपॉइंट किसको, किसी पर्सन को एग्जामिन करने के। ये सारी बातें ठीक लगती सुनने में। सेक्शन 128 आप सभी जानते हो, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। बताओ बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने सालों तक रहना चाहिए, forever. Books of accounts, arts, books and papers, as may be prescribed. Act already provides the maintenance of the books and papers. It is pertinent to read 239 along with 128.
and the definition connected therewith. The government of India has also provided for the Companies Rule 2014, laying down the manner and maintenance of such books and papers by the company. Rules भी आए थे कि कैसे मेंटेन होना चाहिए. It is also, बोलो ना क्या? It is also pertinent to understand 239 of the 2013 Act 6 to prevent, क्या लिखा है? Maintained by the amalgamated or acquired company prior to the amalgamation or acquisition without the prior permission of central government. Such companies shall continue to maintain the books and papers of the company as provided in 128 and the company's rules. समझा नहीं मुझे? मतलब क्या करना पड़ेगा इनको? ये बुक को फेंक सकते क्या नहीं फेंक सकते? मतलब क्या करना पड़ेगा इनको? मतलब अगर किसने बोला कि अगर मेरी कंपनी बंद हुई मैं कितने साल तक संभालूं, तो बोलेगा तो पहली बात तो संभालना तो पड़ेगा उतने सालों तक जितना 128 में लिखा है, तो फिर तुझे सीजी को पूछने की जरूरत नहीं. पर अगर तुझे वो करना है जो 128 में लिखा है पर तुझे वैसा नहीं करना है, फिर तू जाके सीजी से पूछ. पहली बात है अगर तू कंप्लाई कर रहा है 128 पे तो फिर टेंशन ही नहीं. तो वो बोलेगा कितने दिन तक संभालो ऐसा में, अरे तू पढ़ना 128 लिखा है उतने दिन तक संभाल ले, फिर किसको पूछने की जरूरत. वैसे भी कुछ क्योंकि बुक्स अगर वो कंपनी जो अमलगमेट नहीं भी हो रही उसको भी अगर 8 साल का है तो फिर ये तो वैसे भी अमलगमेटेड है तो इसको 8 साल के ऊपर तो बोल ही नहीं सकते. अगर उससे भी कम अगर इसको करना है फिर तुम एक काम करो भाई जाके पूछो, फिर उन्होंने वो डिसाइड करेंगे क्या करना है. तो कैन यू प्लीज राइट डाउन दिस, क्या लिखेंगे आप? लिखो as per section 128, as per section 128, books of accounts are supposed to be maintained for 8 years. Books of accounts are supposed to be maintained for minimum 8 years. In case if company wants to dispose before such tenure, in case company wants to dispose before such tenure, क्या लिखा आपने? If the company wants to dispose before what they need to take, then company is required to take the permission from CG. Okay guys, now next question right here right now. Section number 240. ये आपको देखना देख लो. Books of accounts to be kept and all that. You know all this? कैसे रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, सारी चीजें. कहां पे रखना चाहिए वो भी पता है. कहां पे रखना चाहिए भाई? रजिस्टर्ड ऑफिस पे. किसी और जगह पे लेके गए इंडिया में तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 7 दिनों के अंदर आपको आरओसी में नोटिस देना पड़ेगी. और अब इंडिया के बाहर अलाउड ही नहीं है. और ब्रांचेस का डेटा आता है इनके पास, ब्रांचेस का समरी आना चाहिए. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहता तो किसी भी ब्रांच में जाके चेक कर सकता है. और इंडिया के बाहर है तो फिर 15 डेज में उसको आना चाहिए. यस, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं? जी हां, इसकी बात चल रही है. तो रूल्स के हिसाब से आएगा, कोई बात नहीं, यहां पे आएगा. पर आपको पता है बुक्स एंड पेपर्स में क्या क्या आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आती ही है, साथ साथ में मिनट्स आते हैं, डेट आते हैं, वाउचर्स आते हैं. ठीक है. Now it's time to understand guys, section number 240. The last section from this chapter. Come on baby, check it out. बस सेक्शन खत्म हो गया. लंबी सांस लो, पढ़ लो, सांस छोड़ दो, खत्म हो जाएगा. पढ़ो. हो गया. Liability of transfer a company shall become the liability of. अरे ढोकलो, लिखने की जरूरत क्या थी, ऑलरेडी मालूम है. सेक्शन ही इतना छोटू सा.
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट विच बाकी दुनिया गई बाढ़ में, चोर लिखा फाइनल, एनीथिंग इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट। क्या लिखा समझा क्या? जितने भी गंदे काम की होगी, ऑफेंसेस कमिटेड इन दिस एक्ट, द ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट of the transfer company prior to merger, amalgamation, acquisition shall continue after what? एक बात पूछो क्या? पुरानी कंपनी थी, उसके डायरेक्टर ने फ्रॉड किया था, अब वो कंपनी से बंद हो गई, अब वो कंपनी मैंने एक्वायर करी, तो क्या होगा? वो जो पहला वाला डायरेक्टर छूटेगा नहीं, उसका मुकदमा भी, उसको तो अभी बुला बुला के मारेंगे। और मानो उस कंपनी ने कुछ ऑफेंस किया होगा तो shall continue after such merger amalgamation। समझा क्या लिखा है? Notwithstanding anything in other law for the time in force, liability in respect of what offense is committed under this act। This act मतलब कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट में कुछ भी गंदे काम किए होंगे by the officer in default। यहां पे काम किसने किया वो देख लो, काम किसने किया है? आदमी ने किया कि कंपनी ने किया? एक बार चेक कर लो क्या लिखा, देखो बाय द, आगे क्या लिखा? ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, मतलब गलती ट्रांसफर कंपनी की नहीं है, ऑफिसर की, तो वो अभी भी आएगा। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसफर कंपनी ने अगर कुछ गलती की तो वो ट्रांसफर कंपनी, पर उनके ऑफिसर का काम इधर नहीं आएगा। आप समझाओगे ये अलग क्यों है? यहां पे वी हैव नॉट, अदरवाइज ये सेक्शन की जरूरत ही नहीं थी, ये ऑलरेडी पढ़ा है हमने। पर वहां पे हमने देखा था ट्रांसफरर कंपनी के ऊपर लगे सारे इल्जाम अब ट्रांसफरी कंपनी के होंगे। अब की बार मैं ट्रांसफरर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। तो दिस सेक्शन टॉक्स ओनली एंड ओनली अबाउट व्हाट? द ट्रांसफरर कंपनी के ऑफिसर जो पहले से भी जिम्मेदार थे, अमलगमेशन के बाद में भी जिम्मेदार हो गए। अगर यह सेक्शन नहीं होता तो ये लोग क्या करते? गलती करते और अमलगमेट हो जाते, बोले मैं छूट गया। अब की बार ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ ये सेक्शन भी मेरा खत्म हुआ हमेशा के लिए। 239 खत्म, 240 खत्म। फिर आप मुझे पूछेंगे सर उसके बारे में पढ़ा, 236 स्टिल लेफ्ट बेबी। आप अच्छा 236 को भी पढ़ ले। आज मुझे एक चैप्टर को रिवाइज करना जिसका नाम है, इसके पहले वाला चैप्टर क्या पढ़ा था हमने? मिसलेनियस। ओ माय गॉड, मिसलेनियस सेक्शन नाम मालूम में कहां से चालू होते? 447 है। नहीं, जो हमें रिवाइज करना है 447 से लेके 470, और जो था 395 396 वो किसी और के लिए, वो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए थे, गवर्नमेंट कंपनी। और 406 थे वो निधि कंपनीज के बारे में थे। कौन सा? अब भी लगेज। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अभी 236। गाइस एवरीबॉडी चेक इट आउट। आपको मालूम क्या, बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने आएगा, इसलिए 235 और 236 में दोनों को पढ़ाऊंगा जरूर, दोनों के डिफरेंस को बाद में समझेंगे। आपको मालूम है जब मैं पढ़ूंगा ना, आपको ऐसा लगेगा मैं 235 की ही बात कर रहा। दोस्तों अगर मैं अभी ये रिवाइज करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा मैं अमिताभ रेखा की ही बात कर रहा हूं। पर ऐसा नहीं है, ध्यान से शब्दों को देखना होगा। आखिर इसमें क्या लिखा है? अब की बार हेडिंग में ही कंफ्यूजन हो जाएगा। परचेस ऑफ माइनॉरिटी, और ये तो वैसा ही लिख रहा है 90% से ऊपर वाले। ये कौन से है? इधर भी 90% ही है। सो दोनों में फर्क क्या है? 90%। चलो मैं देखता हूं आपका कितना दिमाग चलता है। मैं पहले पढ़ लेता हूं 236 के पहले कुछ लाइंस को पढ़ता हूं, फिर देन यू शुड टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 35 एंड 36। ओके बेबी, चेक इट आउट। In the event of an acquirer, in the event of an acquirer, a person acting is in constant with such acquirer, becoming registered holder
क्या लिखा है? इन द इवेंट ऑफ एक्विजिशन, मैंने तुम्हारे कंपनी को एक्विजिशन किया, उस इवेंट में आपकी कंपनी के 90% से भी ज्यादा अब इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास हो गई, और इन द इवेंट ऑफ एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन बिकमिंग 90% मेजॉरिटी और होल्डिंग 90% of the issued share capital of the company by virtue of amalgamation, virtue of share exchange, virtue of conversion of security, or for any other reason, such acquirer, person or group of person, as the case may be, shall notify the company of their intention to buy. मतलब आपने किसी कंपनी का एक्विजिशन जब हुआ, आपको आपके झोली में, मान लीजिए मैंने आपकी कंपनी को एक्वायर कर लिया, उसके तहत आपके कंपनी के 90% शेयर आप मेरे हो गए, तो यह सेक्शन कहता है कि जो बचे 10% लोग हैं, हमने उनको भी नोटिस देके खरीद लेना चाहिए। ये तो अमिताभ में भी तो ऐसे ही हुआ था। कोई जवाब देगा मुझे? ये भी 90%, वो भी 90%, उधर भी वही था, इधर भी वही था। इधर जो हो रहा है ये वर्चू अलग है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, आज सही पढ़ रही हो लोग। यहां पे बाय वर्चू ऑफ अमलगमेशन लिखा है, वहां पे कोई अमलगमेशन नहीं था साहब, हमने सिर्फ ऑफर रखी थी तुम्हारे कंपनी के शेयर हमको लेना है। यहां पे बकायदा जब अमलगमेशन हुआ तो तुम्हारे कंपनी के 90% शेयर्स मेरे झोली में आ गए। यहां पे कोई ऐसा मकसद नहीं होली ओन बनाने का, ये इनका कोई तो और सेटिंग, बिजनेस अरेंजमेंट ऐसा चल रहा था, उसकी वजह से इनको 90% शेयर्स मिल गए। अरेंजमेंट ही ऐसा है, सुनो ना, अरेंजमेंट ही ऐसा है। क्या अरेंजमेंट है? फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन इंडिया में इन्फोसिस के साथ में कुछ टाइप कर रहा है, अमेजॉन इन्फोसिस के साथ में, ताकि वो फ्लिपकार्ट से फाइट कर सके। अब उसमें क्या हो रहा है कि एक कंपनी फॉर्मेशन करवाई गई, और वो कंपनी मान लो पहले से ही, वो कंपनी किसकी थी? फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस की पहले से ही कंपनी थी इंडिया में, ठीक है ना। और टाइप जिस तरह से हुआ है, क्या टाइप हुआ है? वो पहले से कंपनी इन्फोसिस की थी और इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स भी थे, और उस टाइप में ऐसा लिखा गया कि 90% शेयर्स किसको दिए जाएंगे? अमेज़न को चले जाएंगे। अब बताओ इस बात में क्या होगा? 10% लोग, ऐसा हमने ऑफर दिया नहीं था, 4 महीने के लिए खुला नहीं रखा हमने, हमारा बिजनेस डील ही ऐसा हुआ है कि हमको 90% तुम्हारे चाहिए। अमिताभ रेखा के केस में कोई बिजनेस डील नहीं था, देयर वाज नो केस ऑफ एक्विजिशन, अमलगमेशन, ऐसा कुछ नहीं था। उसे हमने ऑफर दी थी, भाई जिन जिनको आना है आ जाओ हमारे पास। आपको मालूम है इसमें 90% से कम होता ही नहीं है। वहां पे 4 महीने की ऑफर रखी और 85% लोगों ने हां बोला, तो 235 ट्रिगर होता ही नहीं। इसमें तो झक मार के ट्रिगर होगा, बिकॉज ये पॉइंट ही ऐसा है कि इसके उसमें 90% ऑलरेडी है। 4 महीने खुला रखो ऐसा ऑफर नहीं है, इसको इसकी झोली में 90% शेयर्स मिले हुए ऑलरेडी। अभी क्या इच्छा जताएगा कि जितने भी लोग अब बचे हुए हैं हम चुन चुन के आपको खरीदेंगे, पर ये फोर्स नहीं है। उनकी इच्छा देंगे तो नहीं देंगे। और ऐसा भी नहीं, हमने कभी इस बात को नहीं बोला कि बाकी लोग डिसेंटिंग है। वहां पे डिसेंटिंग थे बिकॉज हमने ऑफर, इनको ऑफर मिली नहीं थी। वहां पे हमने ऑफर दी, ऑफर देने के बाद 90% लोगों ने हां बोल दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पूना के बिल्डर्स लोग अगर ये बनाना है, सोसाइटी डेवलप करना है, तो क्या करते हैं, जो जिनके इसमें खेती होती है, जो फार्मर्स होते हैं, उनको जाके बोलते भाई देखो हमें तुम्हारी जमीन खरीदना है और ये ऑफर देंगे 4 महीने की, तुम आके जितने इतने लोग दे दो। 92% लोगों ने हाँ बोल दिया, 8% लोगों ने नहीं बोला। ऐसा वाला केस मतलब 235 का है, समझ गए? 236 ऐसा नहीं है, मैंने कुछ ऑफर नहीं दिया, समझा?
ऐसा हुआ कि जो बिजनेस डील हुई आमने सामने बैठ के मैंने 90% खरीद लिया और बाकी 10% को मालूम ही नहीं कि ऐसा हुआ है। वो डिसेंट नहीं है। डिसेंटिंग वर्ड का इस्तेमाल 235 में होगा। 236 में डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग क्या होता है? अगर मैंने आपको पूछा और आपने नहीं बोला, मैंने बाकी लोगों को पूछा ही कभी अब तक, मैं अभी उनको बोलूंगा भाई एक काम करो, इतने लोग का ले लिया मैंने अभी, तुम भी दे दो। समझ आए? हाँ, हाँ, अभी ये मान लो कि अब ऑलरेडी हमारे तुम्हारे एरिया का 90% जमीन मेरे पास है, तुम थोड़े बहुत है तुम भी दे दो। अब क्या करेंगे तुम? वैसे तो सारा आसपास मेरा ही मोहल्ला है, फिर जो भी रेट आएंगे दे दो। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है इस सेक्शन में माइनॉरिटी आके बोलेंगे साहब तुमने तो सब एरिया का जमीन ले लिया, आप हमारा ले लो। इसमें ऑफर दोनों साइड से खुली है। वहां पे सिर्फ मेजोरिटी बोल रहा है, यहाँ पे माइनर भी बोल रहा है साहब ले लो ना हमारा भी, बस क्या अभी इतने लोग ले लिया अब जमीन, अब हमारा ले लो। समझ में आया? ये दोनों साइड से चल रहा है और ये फोर्स नहीं है। वहां पे कैसा था? फोर्स था ना। दो महीने में अगर मैं दूंगा नोटिस तो तुम्हें झक मार के देना ही है। क्यों नहीं दे रहे तुम सिर्फ वहां पे अपील कर सकते थे। यहां पे कुछ नहीं है, हम फोर्स नहीं कर रहे। फिर वो बोलता है कि जो 10% बचे हुए हैं उनको भी ले लो, पर यहां पे रेट कितना देना चाहिए उसके ऊपर बात चल रही है कि जो लोग जो अब जिनको अगर आपने अभी तक ऑफर की नहीं है तो आपने उनको क्या ऑफर देना चाहिए, क्या रेट देना चाहिए। अगर आप देखेंगे 235 को और 35 के केस को, ध्यान से पढ़िएगा। दिस इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन 235 एंड 36। कम ऑन check it out baby। सेक्शन 236 मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, act is another form of arrangement which does not require any application does not require any application to tribunal on the lines of 230 for carrying out the scheme। the section provides the right of the majority shareholders। क्या लिखा है? who is the owner of 90% or more of the equity shares of a company to have a right to offer by notice to the remaining shareholder of the company to compulsorily acquire the shares। the legislation also gives such a right to the minority to आप देखना, सॉरी मैंने क्या बोला पहले, बोला था राइट्स है, पर राइट्स यहां पे मतलब राइट्स उधर भी थे इधर भी है, पर राइट्स दोनों साइड से है। वहां पे 235 में राइट्स किसको थे? मेजॉरिटी को माइनॉरिटी। यहां पे राइट्स किसको है? दोनों को बोलने का कि तुम भी बोल सकते कि मुझे माइनॉरिटी चाहिए और माइनॉरिटी बोलते कि भाई तुम हमारे क्यों नहीं लेते। अनलाइक 235 ऑफ द 2013 एक्ट which will apply only when there is a dissenting minority shareholder। समझा क्या? यहां पे डिसेंडिंग है क्या? अरे इनको तो डिसेंडिंग इनको तो मालूम ही नहीं है अब तक। ये ऐसा नहीं बोल रहे कि हमको नहीं देना, हमको नहीं देना। ये तो देने को तैयार है पर इनको अभी तक मालूम ही नहीं है क्योंकि वो एक्विजिशन से 90% मिला है उनको। कहां की बात कर रहा हूं मैं? कहां पे डिसेंटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है? 36 में। 235 में डिसेंटिंग थे इसलिए हम लोग उनको नोटिस बेच के एक्वायर कर रहे हैं। The wording of 236 makes it applicable whenever a person or a group of person becoming 90% or holding 90% of issued share capital of the company by virtue of amalgamation, share exchange, conversion of security। समझा क्या? ये चीजें यहां पे आ रही है। और एनी अदर रीजन, आपको समझता है एनी अदर रीजन का मतलब होता है? जब मैं पढ़ाता हूं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, आपको मैंने बताया 138 जब पढ़ा रहा था मैं, CA, CWA एंड अदर, इसका मतलब नहीं कि कोई बीकॉम वाला झंडू बाम लेकर आएंगे यहां पर। CA, CWA जैसा और कोई भी इसके साथ, एनी अदर मतलब कोई भी आदमी नहीं। तो यहां पे क्या होगा बताओ? अमलगमेशन, शेयर एक्सचेंज, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी और फॉर एनी अदर रीजन। व्हाट डज इट मीन? इसके जैसा कुछ भी और, पर वैसा नहीं जैसा 395 में हुआ। 395 में ऐसा कुछ नहीं, आप ऑफर दे रहे हो कौन कौन मेरा बनने जा रहा है। Thus the selection is not limited to the what? क्या लिखा है? The section is not limited to a descending shareholder but available to the what? अरे लिखा समझा क्या? Minority as a whole। Section is not limited to descending shareholder but available to what? किसके लिए? ये माइनॉरिटी थे सिर्फ, पर ये डिसेंडिंग नहीं थे। अगर ये समझ गया ना तो मैं आपको 236 पढ़ा दूंगा। आप मुझे मेन दो डिफरेंस बता दो, जान दो।
कहां पे डिसेंडिंग वर्ड होना जरूरी है? 35। सही है। इधर डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ इनको अब तक पता नहीं था, तो जाके इनको भी एक्वायर कर सकते हैं। अब दूसरी बात, बाय वर्च्यू ऑफ वो 4 महीने केस ओपन करके, यहां पे बाय वर्च्यू ऑफ क्या रहा है? अमलगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन, इस तरीके से इनको 90% मिल रहा है। और तीसरा डिफरेंस है, वहां पे मेजोरिटी माइनॉरिटी एक्वायर कर सकता है, मेजोरिटी ही माइनॉरिटी को ऑफर कर सकता है। यहां पे मेजोरिटी भी माइनॉरिटी को ऑफर कर सकता है और माइनॉरिटी बोल सकता है तुम मुझे ले लो। ऐसा सेक्शन 1956 के एक्ट में कहीं पे भी नहीं था, क्योंकि यह सेक्शन मैंने पहले नहीं पढ़ाया था। कौन सा? ऐसे टाइप का, ऐसे प्रोविजन वाला कोई भी सेक्शन 1956 वाले एक्ट में नहीं था। वो कहां पे पाया गया? सिर्फ 2013 में। एक बात मैं पूछूं, इसमें मैं लिख लेता हूं पहले, सेक्शन नंबर कौन सा है? ऐसा लिखेंगे आप? एक मिनट, अगर मैं आपसे पूछूं कौन से सेक्शन में पावर है, क्या दोनों में भी पावर है? टू 236 में आप मुझे बताओ, यहां पे शब्दों का देख के लगता है क्या कि इनकी पावर है, या सिर्फ एक पूरे शब्दों को पढ़िए? द एक्वायरर पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन शैल ऑफर minority shareholders of the company for buying the equity shares held by such shareholder at the price determined on the basis of valuation by registered valuer। अब जो 8% 10% लोग हैं, उनका क्या रेट होना चाहिए जमीन का, शेयर होल्डर का? उतना होना चाहिए जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने बोला है, उसने जो वैल्यू निकाली वो वैल्यू। आगे भी पढ़ना होगा। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2, रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल डिटरमाइन द प्राइस to be paid by the acquired person or of the group of person referred in subsection 1 of 236। क्या लिखा है? in accordance with the following rules। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। रूल्स क्या लिखा है? इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी अंडरलाइन करो, और इन द केस ऑफ अनलिस्टेड। बताओ किसमें आसान हो जाएगा बहुत? लिस्टेड में। कहां पे? वैल्यू कितने रुपए का देना, तो अपन बोल सकते हैं भाई देखो वहां पे चालू है, स्टॉक एक्सचेंज में इतना चालू है। पर मान लीजिए अगर वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहा तो क्या? फिर तो डिटरमाइन करना पड़ेगा ना, उस कंपनी का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। द ऑफर प्राइस शैल बी डिटरमाइंड इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अंडर द रेलेवेंट रेगुलेशन फ्रेम बाय इट। समझा क्या? एंड registered valuer shall also provide valuation report on the basis of valuation address to the board of directors of the company giving justification। अब पूरा बताना। The offer price shall be determined as may be prescribed by कौन? SEBI under the relevant regulation framed by it as may be applicable। मतलब कौन डिसाइड करेगा रेट कितना ना? और SEBI कहां से लाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज से। SEBI का रूल क्या रहेगा? स्टॉक एक्सचेंज से लेकर आ जाओ। और साथ साथ में द रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल ऑल्सो प्रोवाइड अ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? वैल्यूएशन एड्रेस। तो ठीक है, इसमें दो बातें हैं, मतलब SEBI क्या बोलेगा स्टॉक एक्सचेंज से देख लो एक बार, और साथ साथ में क्या बोलेगा? वैल्यूएशन रिपोर्ट। और अगर मान लो कोई कंपनी अनलिस्टेड है और उसके कभी शेयर होल्डर्स को मुझे बाय करना है, तो क्या होगा? द ऑफर प्राइस शैल बी डिटरमाइंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, द हाईएस्ट प्राइस पेड बाय द एक्वायरर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन एक्विजिशन ड्यूरिंग व्हाट? समझा क्या लिखा है? मतलब अगर मैंने आप जैसे पिछले 12 महीने में जो भी डील हुआ होगा, उस डील में जिनको आपने सबसे ज्यादा, जैसे मान लो इस मोहल्ले की बहुत सारी जमीन मैंने खरीदी, जिस भी जमीन का सबसे ज्यादा भाव जो भी दिया होगा, उस भाव से मुझे बाकी जमीन लेना पड़ेगी। लैंड एक्विजिशन किया मैंने, जिसको सबसे ज्यादा महंगा दिया होगा, तो वैसे शेयर का क्या होगा? पिछले 12 महीने में जिसके भी शेयर का प्राइस सबसे ज्यादा आपने परचेस किया होगा, वो वैल्यूएशन से। द फेयर प्राइस क्या लिखा है? आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट फॉलोइंग फैक्टर्स। तो एक तो ये भी देखना चाहिए, फेयर प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। क्या लिखा है रे? फेयर प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी डिटरमाइंड बाय कौन?
आफ्टर taking into account valuation parameters including the return on net worth, book value of the shares, earning per shares, pricing, earning multiple, industry average, such other parameters. ये सारी चीजें कौन देखेगा? मतलब एक तो रजिस्टर्ड वैल्यू के हिसाब से जानना पड़ेगा, तीनों और नहीं, ऑल द फैक्टर्स टू बी कंसिडर. एक तो रजिस्टर्ड वैल्यू क्या बोल रहा है वो भी सोचना पड़ेगा, पिछले 12 महीने में क्या हाईएस्ट है वो भी सोचना पड़ेगा. एंड द रजिस्टर्ड वैल्यू शैल आल्सो प्रोवाइड अ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एड्रेस टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर व्हाट. ठीक है, 2 और 3 में बताओ क्या लिखा है यहां पे. ये भी कौन कर रहा है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर. ये भी कौन कर रहा है? रजिस्टर्ड वैल्यू. और यहां पे क्या बोल रहा है? शैल ऑल्सो प्रोवाइड द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एड्रेसेस. ठीक है, जो भी है. बताओ मुझे क्या क्या हुआ इसमें. फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? पिछले 12 महीने में किसको हाईएस्ट प्राइस दिया. सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी टू बी डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर आफ्टर टेकिंग टू अकाउंट. ये सारी चीजें देख के करेगा. और एंड क्या लिखा है? रजिस्टर्ड वैल्यू शैल ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट? वैल्यूएशन रिपोर्ट. बताओ वैसे बी और सी में कुछ फर्क लगता है? ये ए एंड बी है और ये रोमन 2 है. मुझे समझ रहा नहीं है ये ऐसा क्यों लिखा है रोमन 2. यहां पे क्या लिखा है? ये लिखा है इन 2 फैक्टर्स को सोचना पड़ेगा और जो भी 2 फैक्टर में आया सोच के उसका एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. तो पहली बात में क्या लिखा है? ये इतना है, ये इतना है. तो द क्या लिखा है? द ऑफर प्राइस शैल बी डिटरमाइन आफ्टर टेकिंग टू द अकाउंट. ये 2 फैक्टर को सोचा. और फिर बाद में क्या हुआ? ये द रजिस्टर वैल्यूएशन शैल व्हाट? ऑल्सो प्रोवाइड. क्या बोला? ऑल्सो प्रोवाइड मतलब क्या लिखा है? व्हाई द वर्ड इज गिवन ऑल्सो? मुझे बी और रोमन 2 का फर्क समझाओ ना, मैं कंफ्यूज हो गया इसमें. बी में फेयर वैल्यू निकाल रहा हूं, 3 में फेयर वैल्यू. जो रोमन 2 में वो रिपोर्ट बना रहा है, तो रिपोर्ट बनाएगा फेयर वैल्यू को देख के बनाएगा ना. मतलब यहां पे तो हमने फेयर वैल्यू निकाला, यहां पे उसका रिपोर्टिंग कर रहे हैं. तो अगर 2 बातें देखेंगे हम लोग तो नंबर 1 क्या लिखी यहां पे कि हमने क्या करना चाहिए कि पिछले 12 महीने में क्या ये हाईएस्ट वैल्यू हुआ, और बाद में क्या करेगा? एक फेयर वैल्यू निकालेगा, फिर वो जो भी होगा एक रिपोर्ट भी जाएगा. ठीक है ना. पर ये सब रूल्स में है. बताओ एक बात मैं पूछूं आपसे, ये किसकी बात चल रही है? जब कोई इंसान 396 में उन लोग को भी परचेस कर रहा है जो माइनॉरिटी है. माइनॉरिटी का रेट कैसे होना चाहिए? लिस्टेड कंपनी में, जो सेबी नहीं बोला होगा, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट में लिखा है. और अगर लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी तो एक तो जो भी है वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालेगा कौन? रजिस्टर्ड. और साथ साथ में पिछले 12 महीने का जो हाईएस्ट प्राइस होगा. ठीक है. विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 and 2, the minority shareholder of the company may offer to the majority minority shareholder of the company may offer majority shareholder to purchase the minority shareholding of the company at the price determined in accordance with what such rule. समझा क्या? ऊपर जो रूल है वो रूल के हिसाब से जो भी प्राइस आएगी माइनॉरिटी वाले भी अप्रोच कर सकते हैं. रूल्स क्या हुए? ये जो आपने निकाला ना, ये रूल था. इस रूल में जो भी प्राइस निकलेगी वो प्राइस के हिसाब से माइनॉरिटी प्रपोज कर सकती है हमारा. हाँ, ऐसा क्यों लिखा? मे क्यों लिखा? मे. इट शुड बी मे और शल. वैसा नहीं. अगर मुझे बेचना ही नहीं तो मुझे माइनॉरिटी में रहना. तुम्हारा क्या है? The majority shareholder shall deposit an amount equal to value of the shares to be acquired by them under subsection 2 or subsection 3, as the case may be in separate bank account to be operated by the transfer company for at least 1 year for the payment to the minority shareholder. अरे क्या लिखा है? In a separate bank account operated by the transfer company for at least 1 year. ये ऐसा पूरा एक सेंटेंस है. ऐसी कोई बैंक में जो 1 साल से ऑपरेशन में है, किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं आपको पैसे? अरे ट्रांसफर कंपनी ट्रांसफर कर रहा है ना. अरे ये लोग किसके हैं?
ये लोग तो किसी कंपनी के हैं, तो पैसे उन लोगों को नहीं देना है, पैसे कहां जाएंगे? ट्रांसफर कंपनी जाएंगे, फिर ट्रांसफर कंपनी सबको पैसे दे देगी। फॉर द पेमेंट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर एंड सच अमाउंट शैल बी डिसबर्स विद इन व्हाट, क्या लिखा है आपको? 1 साल का मतलब समझाएगा? ऐसी कोई बैंक जो 1 साल से ऑपरेशनल है उसमें पैसे डालना। प्रोवाइडेड दैट such disbursement shall continue to be made to the entitled shareholder for a period of 1 year, shall continue to be made to the entitled shareholder for a period of 1 year who for any reason had not been made disbursement within the said period of 60 days। समझा क्या? वो आदमी 60 दिन के अंदर नहीं आया होगा तो 60 दिन के बाद में भी आ सकता है, पर कब तक आ सकता है? 1 साल तक वो आदमी अपने पैसे लेने आ सकता है। Or the disbursement have been made within the aforesaid period of 60 days, the fails to receive or claim payment arising out of such disbursement। समझा क्या? अरे यार बोलो ना, एक तो उसने नहीं आया, वो नहीं आया 60 दिन के अंदर, या फिर कंपनी ने 60 दिन में नहीं दिए होंगे, फिर भी ये आदमी को 1 साल के अंदर कोई भी हालत में पैसे मिल जाना चाहिए। कितने महीने में? अरे 60 दिन में तो देना ही चाहिए, और मान लो नहीं दिया, वो आदमी आया नहीं तो 1 साल तक दे दो उसको, और कंपनी ने नहीं दिए होंगे तो कंपनी में लिखा है ना, क्या लिखा है देखो, इफ द डिसबर्समेंट हैव बीन मेड विद इन द ऑफिशियल पीरियड ऑफ 60 डेज फेल्स टू रिसीव क्लेम पेमेंट अराइजिंग आउट ऑफ सच डिसबर्समेंट। समझा क्या? मतलब ये आदमी ने अगर नहीं लिया होंगे तो क्या करना उसका? 1 साल तक भी, ऐसा नहीं कि वो 60 दिन में नहीं आया तो पैसे डूब गए उसके। अरे यार नहीं आया तो नहीं आया, बाद में आएगा ना, 1 साल के अंदर कभी भी आएगा तो पैसे मिल जाना चाहिए उसको। इन द इवेंट ऑफ परचेस अंडर दिस सेक्शन द ट्रांसफर कंपनी शैल एक्ट एज अ ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, एजेंट कौन बन गया इसमें? ट्रांसफर कंपनी। मतलब पैसे किसके थे? माइनर्स के। दे रहा कौन? ट्रांसफर दे रहा है। किसको दे रहा है? माइनॉरिटी को नहीं दे रहा है, ट्रांसफरर को दे रहा है, तो बाद में वो उसको दे देगा। इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ द शेयर्स बाय द शेयर होल्डर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम स्पेसिफाइड बाय द कंपनी, द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी डीम्ड टू बी कैंसल्ड। नहीं समझा क्या? अब बता क्या होना चाहिए? अगर मान लो ये फिजिकल शेयर्स थे तो इन लोगों ने फिजिकल शेयर्स किसको देना चाहिए? माइनॉरिटी ने ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर कर देना चाहिए। और अगर शेयर सर्टिफिकेट शैल बी डीम्ड टू बी कैंसल, कब की बात रहे? अगर वो एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ द शेयर्स बाय द शेयर होल्डर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द कंपनी एंड द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी डीम्ड टू बी कैंसल एंड द ट्रांसफर कंपनी shall be authorized to issue shares in the lieu of cancelled shares, and the company complete the transfer in accordance with the law and make the payment of the price out of deposit made under subsection 4 by the majority of the in advance। समझा क्या हुआ? अगर मान लो इसने शेयर, किसने शेयर सर्टिफिकेट नहीं लाके दिया तो? माइनॉरिटी ने शेयर सर्टिफिकेट नहीं लाके दिए, तो क्या होगा उसके बाद में? तो फिर भी उनके सारे शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे, और कंपनी के रजिस्टर में क्या होगा? उन सबका नाम हट जाएगा, और किसका नाम आ जाएगा? ट्रांसफरी का आ जाएगा, और ट्रांसफरी कंपनी ने जो पैसे जमा किए हैं वो सारे लोगों को दे देंगे उधर। इन द इवेंट ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर और शेयर होल्डर रिक्वायरिंग फुल परचेस एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ द प्राइस बाय डिपॉजिट विद द कंपनी फॉर एनी शेयर होल्डर और शेयर होल्डर्स हु हैव डाइड, मर गया हो, जिसको पैसे आना था वो मर गया बेचारा, और whose heirs, successor, administrators and have not been brought on record by transmission, the right of such shareholder to make an offer of sale minority equity shareholding shall continue and be available for a period of what? 3 years from the date of majority। समझा क्या लिखा है? क्या हुआ? तो कोई मर गया तो क्या होगा? उनके लीगल हेयर भी ये पैसा मांग सकते, कब तक? 3 साल तक। पर कौन मरना जरूरी है? वो माइनॉरिटी का मरना। देखो लिखा ना, died or ceases to exist, or whose heirs or successor and assignee have not been brought on the record by transmission। समझा क्या? The right of such shareholder to make an offer, सच मतलब कौन से शेयर होल्डर? माइनॉरिटी कौन से वाले? जो मर गए। अवेलेबल फॉर पीरियड ऑफ कितने? 3 साल। बाकी लोग कितना लिखा है? 60 दिन में दे दो, और मैक्सिमम कितना लिखा है? 1 साल। Where the shares of majority shareholders have been acquired in pursuance of this section, and as on the prior to the date of transfer following such acquisition, the shareholders holding 75% or more minority equity shareholding negotiate for reach an understanding on a higher price for any transfer proposed or agreed upon of the shares held by them without disclosing the fact or likelihood of the transfer taking place
On the basis of such negotiation, understanding or agreement, the majority shareholder shall share the additional compensation so received by them with the such minority shareholder on pro rata basis. क्या लिखा है सर, क्या लिखा है, इतना क्या लिखा है? गुस्सा भी हुआ है, कोई तो लोग नाराज हो रहे हैं. कितने % लोग नाराज हो रहे हैं? किस में के? क्यों नाराज हो गए? किसको लेकर नाराज हुए? कि हमको हायर प्राइस दो भाई. इतनी प्राइस जो आपने निकाली है, भले ही वो वैल्यूएशन में निकाली, पर हमको इतनी प्राइस में परोड़ता, हमको ज्यादा पैसे चाहिए. प्रपोज और एग्रीड अपॉन द शेयर्स हेल्ड बाय देम without disclosing the fact or likelihood of transfer taking place. On the basis of such negotiation, understanding agreement, the majority shareholder shall share the additional compensation so received by them with such minority shareholder on the pro rata basis. 10% के जो 75% लोग हैं जो आ गए थे कि बोले नहीं आपने जो कैलकुलेशन किया है वो गलत किया है, हमको तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो उन्होंने एग्री भी कर लिया. किसने एग्री कर लिया? ट्रांसफरी कंपनी. तो ट्रांसफरी कंपनी प्रो राटा क्या लिखा है? अब मान लो कि 10% लोगों का 10 लाख रुपए था, तो 7.5% का कितना होगा? 7.5 लाख रुपए देंगे उनको. यहां पे पता है कि आपको लिखा है क्या? प्रपोज एंड एग्रीड अपॉन क्यों लिखा है? मान लो इन्होंने प्रपोज किया और अदर एग्री नहीं हो तो? अरे ऐसे कैसे कोई दे देगा ना, मतलब ये कुछ तो भी पुख्ता होना चाहिए ना वहां पे. कुछ दे दो, क्या दे दो, कैसे दे दो? जो पहले दिया था वही बराबर है, तो इन्होंने मानना भी तो चाहिए ना. आगे देखना. When a shareholder or the majority of the equity shareholder fails to acquire full purchase of the shares of the minority equity shareholder, then the provision of this section shall continue to apply to the residual minority equity shareholders, even though the shares of the company of the residual minority equity shareholders had been what? Delisted and the period of 1 year of the period specified in regulation. समझा नहीं मुझे क्या लिख रहा है? समझा क्या? किसने एक्वायर नहीं किया बोल रहा है? लिखा है ना, when shareholder of the majority shareholder or the majority equity shareholder fails to acquire, क्या नहीं ले पाया वो? माइनॉरिटी नहीं ले पाए. Of the shares of the minority equity shareholder, then the provision of this section shall continue to apply to the residual minority. रेसिडुअल में समझा नहीं. रेसिडुअल माइनॉरिटी मतलब कौन सा? अरे मतलब 10% में से 5% लोगों ने 5% एक्वायर करे, 5% ने क्या बोलते हैं? नहीं चाहिए हमको. आपको मालूम है यहां पे बोला था ना एग्रीड अपॉन कुछ लिखा था और कैंसिल कर दिया था, तो वो लोग 5% बोलेंगे हमको देना ही नहीं. फिर आगे बोलो ना प्लीज. तो वो 5% जो है जिनको एक्वायर कर रहे, तो उनके लिए भी वही रूल्स लगेंगे जो इस चैप्टर में बाकी लोगों के लिए लग रहे थे. क्या लगता है आपको? मतलब ये इनको देना मजबूरी, कंपलसरी है क्या इनको? ऑफर देना कंपलसरी? ऑफर दे सकते हैं, ऑफर दोनों भी दे सकते हैं, पर क्या कंपलसरी नहीं है? अगर मान लो रेट का नहीं जम रहा उनका, ठीक है भाई मत करो फिर. पर रेट जब नहीं जम रहा ना, तो इतने लोगों ने नहीं बोलना चाहिए, तब जाके रेट रिवाइज होंगे. अगर रेट के ऊपर से कोई नेगोशिएशन करना है तो देख की टोनिंग क्या लगती है? मजबूरी है क्या? देना ही पड़ेगा इनको. तो आपको 235 मजबूरी नहीं लगता क्या? 35 वहां पे उनको झक मार के देना ही है. तुम्हें प्रॉब्लम यहां पे देखो, वो आदमी क्या बोल रहा है? मुझे नहीं जाना है, तो 235 में क्या हो रहा है? तुझे नहीं जाना, फिर ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर. ये बोल रहा हमको नहीं देने के. ट्रिब्यूनल को क्यों बोलेंगे हमको नहीं देने के? भाई मैं क्यों ट्रिब्यूनल में जाऊंगा? मैं दूंगा नहीं. तो वैसे अगर फोर्स देखिए ना, फोर्स 236 पे माइनॉरिटी के ऊपर फोर्स नहीं है. भाई तुझे देना दे दे, ये रेट चालू है, नहीं देना मत दे. 235 में कैसे देता नहीं भाई? तू प्रॉब्लम क्या है? चल लूंगा मैं. थोड़ा समझने की कोशिश करो, राइट? क्योंकि वहां पे डिसेंटिंग था इसलिए फोर्स कर रही है, यहां पे डिसेंटिंग नहीं है. बोल रहा हूं तो बोलता हूं. पढ़ेगा वापस से. Where the shareholder of the majority equity shareholder fails to acquire full purchase of the shares of the minority equity shareholder,
देन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर द रेसिडुअल माइनॉरिटी। मतलब 10 में से 5% लोगों ने हाँ बोल दिया, 5 ने नहीं बोल दिया, तो 5% के लिए भी वही लगेगा जो इस चैप्टर का है। इवन दो द शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑफ द रेसिडुअल माइनॉरिटी हैड बीन व्हाट, कौन सा रेसिडुअल माइनॉरिटी मतलब क्या, जो बचे 5% लोगों के जो शेयर्स है, तो क्या हो जाएगा, डीलिस्टेड हो गया। मतलब the shares of the company of the residual minority of the equity shares had been delisted and the period of 1 year or the period specified in the regulation made by SEBI had what, अगर ये 2 पॉइंट हुए भी तभी भी इस चैप्टर के रेगुलेशंस, अगर मान लो ए और बी को मैं पढ़ूंगा तो क्या लिखेंगे, ए और बी है, तभी भी इस चैप्टर के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे किसके लिए, जो लोग हां बोल रहे हैं। 10 में से मान लो 4% लोगों ने हां बोल दिया, तो क्या होगा, 4% लोगों को ये चैप्टर एप्लीकेबल हो जाएगा, इस चैप्टर के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे। अरे यार, अरे लिखा नहीं गया है, कंटिन्यू टू अप्लाई टू द रेसिडुअल माइनॉरिटी। रेसिडुअल माइनॉरिटी मतलब जो नहीं बोल रहे, मतलब कि जो एप्लीकेबल हो, तो जो जिन्होंने हाँ बोला वो तो ठीक ही है, और जो नहीं बोल रहे उनके लिए भी एप्लीकेबल है। इवन दो, अब एक एग्जाम्पल लेंगे, 10 में से 4% लोगों ने हाँ बोल दिया, अब 6% नहीं बोल दिया, तो 4 के लिए तो ये अपन ने जो पढ़ा होता है एप्लीकेबल है, वैसे रेट निकालेंगे, उतने पैसे दे देंगे, और वो 60 दिनों में पैसे चले जाएंगे, नहीं हुआ तो 1 साल में आएंगे, वो सब लिखा है। पर जो बचे, जो कितने परसेंटेज है, 6%, उसके लिए बोल रहा है द शेयर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी ऑफ द रेसिडुअल कम्युनिटी हैड बीन व्हाट, डीलिस्टेड। भले ही वो कंपनी क्या हो गई होगी जिसको हमने एक्वायर कर लिया था, वो अगर डीलिस्ट भी हो गई होगी, एंड पीरियड ऑफ 1 ईयर और द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन, जो भी सेबी ने पीरियड दिया होगा या 1 ईयर, वो एक्सपायर होने के बावजूद भी हम उनको ये चैप्टर के तहत एक्वायर करेंगे। मतलब ये चैप्टर के रेगुलेशन उनके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। सिंपल था। ये 10% है, ये 4% हाँ बोला, गुआ नहीं, 6% ने क्या बोला नहीं। अब क्या करना है इनका, भले ही इनके जो शेयर से क्या हो गया, या फिर 1 ईयर का पीरियड, कब इनके एक्विजिशन हो गया, इनका 1 साल का पीरियड खत्म भी हो गया, बोला आगे, तो फिर क्या होगा, फिर भी क्या होगा, लिखा है कंटिन्यू टू शैल अप्लाई, क्या है अप्लाई, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। दिस सेक्शन मतलब कौन सा, ये सेक्शन जो पढ़ रहा है, क्या एप्लीकेबल होगा उनको, ये दोनों भी हुआ है, तभी भी सेक्शन नंबर, आप मुझे बता 236 एप्लीकेबल है मतलब क्या, बाद में भी ऑफर दे सकते हैं, समझा आपको, मतलब हम लोग कभी भी बाय कर सकते हैं उनको, डीलिस्ट हुआ इसका मतलब ये नहीं कि बाद में बाय नहीं कर सकते, हमारा जो बाय करने का जो पावर है, हम बाय कर सकते हैं। ये सेक्शन क्या बोल रहा है, तुम बाय कर सकते हैं, तुम ये रेट लगा सकते हैं, ये सेक्शन जबरदस्ती नहीं बोल रहा है, पर तुम उनको कभी भी ऑफर दे ही सकते हो, और तो ऑफर दे देना बाद में। अरे भाई, अगर मान लो इन फार्मर लोगों ने जमीन नहीं दी, अभी अपना सौदा नहीं हुआ, बाद में 1 साल बाद देंगे, क्या प्रॉब्लम है, हो सकता कल मैं उनके साथ, या फिर वो लोग, हो सकता वो मान जाए, ठीक है ना। ओवर। इसको सिर्फ अपन 2-3 लाइन में लिख लेते, ये इसका मेन डिफरेंस है। 235 236 को बताओ कहां पे क्या लिखा है, ओनली मेजॉरिटी कैन अप्लाई, मेजॉरिटी एज वेल एज, और बोलो नंबर 2,
नंबर 2 यहां पे लिखना पड़ेगा। अमालगमेशन, एक्विजिशन, और क्या लिखा था वहां पे? कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी एक्सेट्रा। और एक डिफरेंस बताओ। ये डिसेंडिंग नहीं है। कौन से डिसेंडिंग नहीं है? ये एक मिनट है। दोनों में एक चीज कॉमन है, कौन सी? 90% ऑफ द वैल्यू, 90% ऑफ द वैल्यू। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे, बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई, बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया, तेरे लिए ही जिया मैं तुझको जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा, क्योंकि तुम हो, अब तुम हो जिंदगी, अब तुम हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम हो, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते
ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम हो, अब तुम हो जिंदगी, अब तुम हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम हो। लो अच्छा, एक बार 236 को रिवाइज कर लो, क्या क्या हुआ इसमें। नंबर 1, जो बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन या फिर एक्वेशन कुछ मिला होगा तो ये लोग बोल सकते हैं उनको, और वो लोग भी बोल सकते हैं इनको। फिर क्या होगा, कितने दिनों में पैसे जाएंगे, क्या 60 डेज। चलो पहले वैल्यूएशन की बात करो। वैल्यूएशन कैसे होंगे, लिस्टेड अनलिस्टेड की बात करो। लिस्टेड में क्या होगा, दो तरीके से होंगे, एक तो सेबी या और साथ साथ में वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आएगा। और अनलिस्टेड की बात करेंगे तो वहां पे भी 12 महीने में जो हाईएस्ट प्राइस रहेगी और जो रजिस्टर का वैल्यूएशन आएगा उसके हिसाब से दिए जाएंगे। और कितने लोग डिसेंडिंग रहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, 75% जो डिसेंडिंग रहेंगे वो बोल सकते हैं हमको नहीं जम रहा है। तो जिन लोग का नहीं जम रहा कोई बात नहीं, मतलब जिनका नहीं जम रहा फोर्स करके नहीं लेंगे उनको वो, पर उनको भी ये सेक्शन एप्लीकेबल रहेंगे जो डिसेंडिंग है, ऑल दो 1 साल बीत गया हो और ऑल दो वो कंपनी डिलिस्टेड हुई हो। सही है। और जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बोलो ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं। 75% लोग अगर आ गए हैं और निगोशिएट कर सकते हैं, और कंपनी अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया है तो कोई बात नहीं, कंपनी उसके प्रोराटे बेसिस पे उतने पैसे उनको वापस दे देगा। ये क्या लिखा है, पैसे कितने दिनों में जाना चाहिए, क्या लिखा था मुझे, अमाउंट शैल बी डिसबर्स्ड विद इन व्हाट, क्या लिखा है, तो 60 दिनों के अंदर पैसे मिल जाना चाहिए। और कौन से बैंक अकाउंट में लिखा है, साठ दिन कहां से चालू होंगे, शाल डिपॉजिट एन अमाउंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम अंडर सबसेक्शन 2, 3 भी, जितना भी इन्होंने एक्वायर किया कहां जाएंगे पैसे। और जिस दिन बैंक अकाउंट में आएंगे उस बैंक अकाउंट के अंदर आने के 60 दिनों के अंदर, आपको पता नहीं यही 60 दिन उधर भी लिखे थे, अमिताभ के केस में भी 60 दिन ही थे, और यहां पे लिखा है अगर वो 60 दिन में वो आदमी नहीं आया तो वो 1 साल में, और कोई इंसान मर चुका होगा तो उस केस में 3 साल तक आ सकता है। और इस आदमी ने शेयर होल्डर सर्टिफिकेट नहीं लाके दिया तो कोई बात नहीं, उसका नाम फिर भी हम लोग वहां से हटा देंगे, वो भी तरीका था। बस ऐसे ही इसमें। Okay, fine guys, this chapter is over finally.